अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज 23 ऑफ मार्च 2015 को अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो अपना हैप्पी पाकिस्तान डे टू एवरीबडी। जो हमारे पाकिस्तानी लिसनर्स आज प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का जो आज हाल है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके तो ये हालात बेहतर होंगे। लेकिन एनीवे, हैप्पी 23 ऑफ मार्च। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने टाइम टेबल के साथ। हमारा जो इस वीक का टाइम टेबल है, जिस तरह मैंने हर हफ्ते अनाउंसमेंट करनी होती है, उसी तरह से अनाउंसमेंट करता चलूँ। कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को गैंगस्टल ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को साउथ हॉल में मुलाकात होगी, थर्सडे को इस हफ्ते इंशाल्लाह बर्मिंघम में मुलाकात होगी। सो अगर आप हमारे फ्री फ़ोन नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको वहाँ से टाइम मिल सकता है, अगर आप बर्मिंघम में मिलना चाहते हैं या एल्फर्ड में या साउथ हॉल में मिलना चाहते हैं। इस हफ्ते इंशाल्लाह मैनचेस्टर की बजाय बर्मिंघम में मुलाकात होगी, बिकॉज जो महीने का आखिरी थर्सडे होता है वो मैं हमेशा बर्मिंघम में अपॉइंटमेंट्स करता हूँ। सो ये तो हमारा टाइम टेबल हो गया। इसके अलावा जो बाकी मंडे और फ्राइडे की, जिस तरह मैंने पहले बात की थी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी हेलो 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 सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा सवाल है तकरीबन जो पहले कॉलर आए थे उनसे मिलता जुलता ही है। मैंने भी एक अभी 10 ईयर के बेस पे ILR अप्लाई करना है। और सर मैंने मेरी भी एक बार एप्लीकेशन उन्होंने इनवैलिड कर दी थी फीस के कारण। उन्होंने बोला था कि आपकी फीस ही नहीं आई। तकरीबन मेरी फीस टाइम पे हो चुकी थी और उन्होंने उसके साथ साथ मेरे को राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया था। तो फिर मैंने पहले तो राइट ऑफ अपील लिया और फिर कोर्ट में गया और फिर वो जो केस था उसको देने किया। और साथ में वो जज साहब ने तो जो डिसीजन देना था और वो जो इमिग्रेशन की तरफ से आए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात माना कि हाँ जो मैंने एप्लीकेशन की थी वो वैलिड। अभी यही पूछना था कि इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा जो अभी 10 ईयर की बेस पे मैं एप्लीकेशन करूंगा। ओके चलो मैं बताता हूँ। आपका मैटर पहले वाले कॉलर से थोड़ा सा फर्क है जी। पहले वाले कॉलर ने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि उनकी जो एप्लीकेशन भेजी गई थी उसके साथ जो चेक था वो चेक साइन नहीं हुआ था, इसलिए पेमेंट थ्रू नहीं हुई थी और वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट होकर वापस आ गई थी। आपने जो बताया, आपने ये कहा कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक थी, आपकी फ़ीस भी मौजूद थी, सब कुछ ठीक था। उन्होंने कोई गलती की जिसकी वजह से उनके पास से फ़ीस एक्सेप्ट नहीं की गई और आप अपील में गए और आपने अपील में जाके उसको जीता और वहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ एप्लीकेशन आपकी वैलिड थी। ये आपके जज के डिसीजन में भी लिखा होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन की गई थी उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा और उसकी बेस पे आपको स्टेटस दिया जा रहा है। होता था आपकी फैमिली की एप्लीकेशन जा रही है, आपने फैमिली के लिए डिपेंडेंट्स की अलग अलग एप्लीकेशंस भर दी। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर सब डिपेंडेंट्स की अलग अलग एप्लीकेशंस जाती थी। अब वो हर एप्लीकेशन की अलग फीस जानी है। अब होता क्या था, आपने कार्ड डिटेल्स अपनी साथ लगा दी। उन कार्ड डिटेल्स के अंदर अब एक एप्लीकेशन गई है, साथ आपके डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल 4 टोटल एप्लीकेशंस बनती हैं। अब जब आपकी पेमेंट्स वो लेना शुरू करते हैं तो आपके कार्ड को जब वो थ्रू करते थे तो पहली पेमेंट में तो कोई मसला नहीं होता था, दूसरी पेमेंट भी हो जाती थी, तीसरी पेमेंट में जाते थे तो आपके बैंक की तरफ से एंटी फ्रॉड मेजर्स की वजह से उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता था और वो पेमेंट आपकी थ्रू नहीं होती थी। तो फिर वहां पे होम ऑफिस ने कहना कि जी आपकी पेमेंट थ्रू नहीं हुई, तो इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं एज इनवैलिड और वापस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी हो गई थी और ये बहुत इनजस्टिस वाली बात भी थी, एक नाइंसाफ़ी वाली बात थी कि आपने फ़ीस भी सही अपने पास रखी हुई है, कार्ड डिटेल्स भी सही की, अब बैंक ने कुछ किया, होम ऑफिस की कोई गलती, जो भी मसला था जिसकी वजह से आपकी फ़ीस थ्रू नहीं हुई। तो वहाँ पे काफ़ी इस तरह के केसेस चले थे और काफ़ी केसेस हमने इस तरह से जीते भी थे जिसमें हम कहते थे कि जी हमारा कसूर इसमें कोई नहीं है, अगर ये चीज़ रिजेक्ट हो रही है तो ये बैंक और होम ऑफिस के आपस के जो सिस्टम्स हैं उसकी वजह से रिजेक्ट हो रही है। सो उस तरह से आपका अगर मैटर चला और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी पेमेंट भी मौजूद थी अकाउंट के अंदर, आपका सारा कुछ ठीक था, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपका गैप काउंट नहीं होगा आपका। फिर आप अपनी एप्लीकेशन करें। अगर यही आपका एक इशू था तो इसमें होपफुली मसला नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना, वहाँ पे जो लल्लूपन जो बैठे होते हैं होम ऑफिस पे, जो फैसला कर रहे होते हैं केसेस का, वो ये सारी डिटेल्स कई दफ़ा नहीं देखते।
अपने कवर लेटर के अंदर प्लीज मेक श्योर कि जब आप एप्लीकेशन करें तो अपने कवर लेटर के अंदर सारी चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जज का डिसीजन भी साथ लगा दीजिएगा, उसके अंदर जहां पे उसने कहा है कि ये एप्लीकेशन वैलिड करार देता हूं उसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा और उसको सारा कुछ साथ लगा के एज एनेक्स्चर्स एप्लीकेशन के साथ जरूर भेजिएगा। क्योंकि अगर आप उसको नहीं करते और एक कोई बेवकूफ बंदा बैठ के जो होम ऑफिस में डिसीजन कर रहा है वो सिर्फ सिस्टम पे चेक करता है कि जी ये एप्लीकेशन गई थी, इनवैलिड हो गई थी, उसके बाद जो ओपिनियन शिपिनियन होती नहीं वो होती नहीं, उससे सिर्फ उसी चीज को देख के वहां पे आपको गैप डाल देना है। सो सारी चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा और अगर इसको फिर भी वो रिफ्यूज करते हैं तो फिर डेफिनेटली इसको चैलेंज करना आपका बनता है। आपको अपील का राइट मिले या ना मिले, इसको बेशक जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिएगा और कोई नहीं समझ आती तो मेरे पास आ जाएगा। आई वुड लव टू फाइट फॉर दिस केस। वही बात है, मैं हमेशा कहता होता हूं कि केस को फाइट करने का जो मजा आता है, कई दफा होता है हाँ बड़े सीधे केसेस होते हैं, आप सीधे एप्लीकेशन करते हैं और वो एप्लीकेशन लागू हो जाती है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो केसेस होते हैं जो फंस जाते हैं और अगर आपका उसमें कोई प्रॉपर पॉइंट बनता है और आपका कसूर नहीं है तो उसको फाइट करने का मजा भी बड़ा आता है और वो आपको फाइट हमेशा करना भी चाहिए। ऑलराइट सर जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 मिस्टर बुखारी। हेलो जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, अब तो गुड इवनिंग चल रही है जी। सॉरी, गुड इवनिंग चल रही है। मैं आज बीमार हो तो मुझे आफ्टरनून ही लग रहा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बताइए। मिस्टर बुखारी, मुझे पूछना है, मेरी सिस्टर इन लॉ आई है, उसका डिवोर्स हो जाना है नेक्स्ट मंथ को, या फिर हमें उसको वापस भेजना है इंडिया, या स्पाउस वीजा कैंसिल करना है, तो हमें होम ऑफिस को कब लिखना पड़ेगा? जब उसका जैसे टिकट बुक कर दे आज तब उसको लिखना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? और जब हम करेंगे होम ऑफिस को इंटला तो वो लोग हम होम ऑफिस वाले हमको कुछ कहेंगे या कागज बागर कुछ लिखेंगे? चलें बताता हूँ। और दूसरा ये कि जी बताओ। सभी कुछ कर दिया फिर भी वो एयरपोर्ट पर जाए तो कुछ कह तो नहीं सकती ना कि वो मेरा डिवोर्स ना हुआ है, क्योंकि सभी कुछ हो गया है, नेक्स्ट मंथ होना है, आ जाएगा वो फाइनल सर्टिफिकेट वाला, फिर भी मुझे जानना है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना? चलो मैं बताता हूँ जी। देखें, आपके सिस्टर इन लॉ आई हैं यहाँ पे स्पाउस वीजा के ऊपर, या उसको आके 6 मंथ हुए हैं। ओके चलें बस ठीक है, अब आप सुन लीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी सिस्टर इन लॉ आई हैं स्पाउस वीजा के ऊपर, डिवोर्स हो गई उनकी, रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका, अब डिवोर्स हो रही है और डिवोर्स होने के बाद उन्होंने वापस जाना है। अब वो ये करेंगी कि जब उनकी डिवोर्स हो जाती है तो वो आराम से होम ऑफिस को इन्फॉर्म करती हैं, एक लेटर लिख सकती हैं जिसमें उनको कह सकती हैं कि जी मैं अब वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी रिलेशनशिप नहीं चला है और जो मेरा वीज़ा लगा हुआ है मैंने यहाँ पे ओवरस्टे नहीं होना चाहती, इन ब्रीच नहीं रहना चाहती, तो इसलिए मैं वापस जाने को तैयार हूँ। आप उनको सिर्फ ये लेटर लिख के अपना टिकट शिकट करा के उसकी डिटेल्स भेज देते हैं। जब एयरपोर्ट पे उन्होंने जाना होगा, पहले तो कोई मसला नहीं होता था, उनके पास अपना पासपोर्ट होगा तो वो आराम से वापस जा सकती हैं। अब जो चीज़ है अब ये कि अब बहुत जल्दी एग्जिट कंट्रोल भी शुरू हो रहा है होम ऑफिस की तरफ से। सो उसमें जो लोग एयरपोर्ट से वापस जा रहे होंगे या किसी भी पोर्ट से वापस जा रहे होंगे उनका भी अब रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको भी इंटरव्यू किया जाएगा या हो सकता है उनको भी वो सवाल जवाब किए जाएं जिस तरह से वो करते हैं जब कोई कंट्री के अंदर एंटर हो रहा होता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कौन लोग आए और कौन लोग जा रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि कुछ नंबर उनको पता चले कि कितने लोग कंट्री में मौजूद हैं। आपके सिस्टर इन लॉ ने जब जाना होगा मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त तक एग्जिट कंट्रोल आ चुका होगा। जब वो एयरपोर्ट पे जाएंगी, जब उन लोग अपना पासपोर्ट सामने रखेंगी तब उनसे पूछेंगे अच्छा जी क्या हुआ, आप जा रही हैं वापस और आपका वापस आने का इरादा है, क्या है, ये है वो है, जो कुछ भी वो पूछेंगे आप उनको साफ साफ बता देते हैं कि जी हमने वापस जाना है और कोई भी बात नहीं है, इसके अंदर कोई और चीज़ कंटिन्यू करने वाली नहीं है। जो आपका सवाल है कि उनको क्या कुछ करना होगा, वो सिर्फ होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देंगे कि जी मैं वापस जा रही हूँ फलाने डेट को, एंड दैट्स इट। वो आपने इन राइटिंग भेज दिया। सेकेंडली आपने पूछा कि उनको एयरपोर्ट पर जाते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जाते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और ना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनको कोई प्रॉब्लम होगी। इनके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होगा, ये जब जा रही होंगे यहाँ से तो उस वक्त अपना वैलिड पासपोर्ट दिखाएंगे, वो सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर नोट कर लेंगे कि इनकी एंट्री 6 महीने पहले हुई थी और अब ये 6 महीने के बाद इनकी एग्जिट हो रही है यहाँ से, एंड दैट्स इट। उनके पास बस रिकॉर्ड में ये चीज़ आ जाएगी कि ये यहाँ से चली गई हैं। ऑलराइट जी, ऑल द बेस्ट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, मुझे पूछना है अगर यूरोपियन कंट्री अप्लाई करे तो कोई तरीका नाल कितनी देर लग सकती है? यहाँ से फ्यूज हो गया तो उधर से अप्लाई करें तो कैसे हो सकता है? यूरोपियन कोर्ट में क्या 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 थोड़ा सा मुझे बताएं कि इसके बारे में आप। यूरोपियन आई मीन पाकिस्तान और सुनिया से आप दूसरे पास अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से फ्यूज हो गया ना। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई? जी अपनी मिसेस वाइफ मंगा रहा थी ना। अच्छा जी, तो वाइफ के लिए स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था जी? वाइफ के लिए जो स्पाउस वीजा होता है उसके लिए अप्लाई कर रहा था, वो रिफ्यूज हो गया।
तो आप चाहते हैं कि उसको यूरोपियन कोर्ट में लेके जाएं? आई मीन उधर दोबारा अप्लाई करें पाकिस्तान से यूरोपियन साइड से दूसरी कंट्री का। अच्छा, दूसरी कंट्री का। ओके, शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने का। आपने सवाल तो बड़ा मुश्किल से पूछा है मेरे से। सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन निकल रही है। मैं जो समझा हूँ आपकी बात को अभी तक वो ये है कि एक बंदा यहाँ पर है, वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है, उसने वाइफ के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया पाकिस्तान से, वो एप्लीकेशन उसकी रिफ्यूज़ कर दी गई। अब जो भी वजह है उसके रिफ्यूज़ होने की, या तो वो इनकम की वजह होगी, या उन्होंने माना नहीं कि जेन्युइन रिलेशनशिप है, या कोई इंग्लिश लैंग्वेज का मसला होगा, जो भी मसला था वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। आप शायद मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी यूरोपियन रास्ते से वो आ सकते हैं कि नहीं। दूसरा रास्ता ये होता है कि ये बंदा यहाँ से चला जाता है किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर, वो जाके अपने एज अ ब्रिटिश नेशनल वो जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। अब जब वो वहाँ पे रह रहा होगा तो वो अगर अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहता है जो फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो उनको बुला सकता है। सो यानी वो अपनी वाइफ को किसी यूरोपियन कंट्री में जाके काम करके बुला सकता है। वहाँ पे कोई इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई मिनिमम लेवल नहीं होता, जिस तरह यहाँ पे 18,600 दिखाना होता है, वो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता। अब जब वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बुला लेता है, वाइफ उसके साथ रह रही है, अब वो 6 महीने साल वहाँ पे गुजारता है, उसके बाद वो कहता है कि जी मैं अब वापस यूके जाना चाहता हूँ। तो जब वो वापस यूके जाने का प्लान करता है तो यूके आने के लिए वो वहाँ से अप्लाई करेगा वीज़ा अपनी वाइफ के लिए कि जी ये वाइफ मेरी अब यूरोपियन लॉ के तहत मेरे साथ जा रही है। सो उसके ऊपर फिर इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई नहीं होते, वो फिर यूरोपियन कानून के तहत उसके साथ वापस आ सकती है। सो वो एक एप्लीकेशन ज़रा टेक्निकल सी चीज़ तो है, सारा कुछ अगर वो समझता नहीं है तो किसी वकील के थ्रू उसको जाना चाहिए, लेकिन काम ये इस तरीके से हो सकता है कि वो यूरोपियन रूट से जाके अपनी वाइफ को ह्यूमन राइट्स की बेस पे और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की बेस पे, यूरोपियन रेगुलेशंस की बेस पे वो उसको अपनी वाइफ को वापस यहाँ पे यूके में लेकर आ सकता है। लेकिन आपको पहले जो प्रूफ करना है, जो कानून कहता है वो ये कि ये आपके जो राइट्स बनते हैं वो सिर्फ तब बनते हैं जब आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ से मूव करके किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल कर लिया। अब आप वहाँ पर रह रहे हैं, आपने सिर्फ ये वाइफ को बुलाने के लिए सारा प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो यूके वाले आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर वो बंदा जेन्युइनली वहाँ काम कर रहा है, रह रहा है, अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकता है। अब वो यूरोप में है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल होते हुए किसी यूरोपियन कंट्री में काम कर रहा है, इसलिए। अब जब वहाँ पे उसका ज़िंदगी पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम वहाँ पे वो गुजारता है, अब वो टाइम उसने वहाँ पे रहते हुए गुजारा, अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किए, काम शाम किया या पढ़ाई की, जो कुछ भी वो कर रहा है। उसके बाद अगर कोई हालात चेंज होते हैं और वो वापस यूके आना चाहता है तो फिर इस तरीके से एप्लीकेशन की जा सकती है। किसी वकील से मशवरा करें जो इस चीज़ को समझता हो, तो आपको गाइड कर देगा सारा कुछ। अब अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ताम। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है, 7 साल की बेस पर पे एक्शन लेटर हमारा रिफ्यूज हो गया। अब जीआर की फीस भर के हम हाई कोर्ट चैलेंज करना चाहते हैं, तो 7 साल की बेस पर, तो फिर कितनी फीस होगी? और सर आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आता है? और अगर उसमें भी ये जानना चाहते हैं हम कि कितना टाइम लगता है उस पोजीशन पर, मतलब कि फीस भरने के बाद कितना टाइम लेते हैं वो लोग, और इंडियन फैमिली को क्या देते हैं या इंडेफिनिट? चलें मैं बताता हूँ, बड़ा ओपन एंडेड सवाल है आपका भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको कवर कर लूँ। आपने 7 ईयर्स की बेस पे अप्लाई किया, इसका मतलब ये कि आपके बच्चों को आपके साथ रहते हुए 7 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया यूके में। आपने उसकी बेस पे अप्लाई किया, होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया। यकीनन उनके लेटर में ये लिखा होगा कि आपके बच्चे इतने यंग हैं, आपके बच्चे इतने छोटे हैं कि अभी आपके साथ वापस जाके अपनी कंट्री में सेटल हो सकते हैं, यानी इंडिया में जाएंगे तो एज इंडियन नेशनल्स उनको पूरे राइट मिलेंगे और वो वहाँ पे बड़े आराम से सेटल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों के लिए ये होती है कि वो माँ बाप के साथ जाएँ। सो अगर माँ बाप का स्टेटस यहाँ पे नहीं है तो वो वापस इंडिया जाएँ, तो वहाँ पे बच्चे उनके साथ जाके रह सकते हैं और उनको क्योंकि अपने पूरे राइट्स मिलेंगे एज इंडियन नेशनल्स, सो उनको कोई मसला नहीं होगा। अब जो कानून कहता है वो ये नहीं है कि सिर्फ 7 साल गुजारे हों, कानून ये कहता है कि आपने 7 साल गुजारे हों यहाँ पे कम से कम, और ये अनरीजनेबल हो कि उन बच्चों को यहाँ से निकाला जाए, तब जाके आपका केस बनता है। सो आपके केस की नौयत पे, आपके केस के टाइम पे, बच्चों के एविडेंस के ऊपर, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो प्रोसेस की आपने बात की, फीसों की बात पूछी, जो फीस है इसकी कोर्ट की जो फीस होती है जुडिशल रिव्यू के लिए वो 140 पाउंड होती है।
आपने 140 पाउंड फीस पे की, जो भी आपके वकील ने आपको चार्ज करना है, हर वकील अपनी मर्जी से अपने काम के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ीस चार्ज करेगा। कई होंगे बहुत थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करेंगे, शायद आई डोंट नो क्या वजह होती है, लेकिन जो कुछ भी होता है, बट जुडिशियल रिव्यू जनरली एक महंगा प्रोसेस होता है। सो आपने एप्लीकेशन की, जुडिशियल रिव्यू का प्री एक्शन प्रोटोकॉल पहले होता है, जो पहली स्टेज होती है, फिर सेकंड स्टेज होती है जब आप कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पे आपने 140 पाउंड फीस पे करके उसको चैलेंज करना है। अब आपने जो टाइम दिया, ट्रेजरी सोलिसिटर्स के पास 21 दिन का टाइम होता है कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है आपको। अब उसके अंदर वो उस टाइम के अंदर आपको या तो एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, कहते हैं कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे केस को, या वो आपको एक कंसेंट कि एक ऑर्डर की कॉपी भेज देते हैं जिसमें कहते हैं कि जी हमने इसको कंसिडर किया है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ा है, आपके एविडेंस को देखा है, और हम समझते हैं कि हमारे क्लाइंट ने यानी होम ऑफिस ने फैसला सही नहीं किया, इसलिए हम अपना केस, ये होम ऑफिस अपना डिसीजन वापस लेता है और इसको रिकंसिडर करेगा। अब वहाँ पे आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमारी कॉस्ट भी वापस करो, आप उनसे कह सकते हैं कि विदिन 3 मंथ्स फैसला करो, आप उनसे कह सकते हैं कि रिफ्यूज़ करोगे तो अपील कराई दोगे। ये सारी चीज़ें आप कंसेंट ऑर्डर में मनवा सकते हैं उनसे। जब वो सब कुछ हो जाता है, अब वो कंसेंट ऑर्डर आपने साइन कर दिया, उसके बाद होम ऑफिस के पास 3 महीने का टाइम होता है कि जिसमें उन्होंने फैसला करना है, और उसके बाद वो फैसला करते हैं। वो फैसला अगर आपको वो स्टेटस दे देते हैं तो आपका स्टेटस लग कर आ जाएगा। अगर वो फिर रिफ्यूज़ करते हैं तो क्योंकि आपने उनके साथ नेगोशिएट कर लिया है कि आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, तो वो आपको एक नोटिस ऑफ डिसीजन सर्व करते हैं जिससे आपका अपील का राइट बन जाता है, और फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं एक इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन जज के सामने, जहां जाके अपना केस आर्ग्यू कर सकते हैं। अब मैंने बहुत बड़ी चीज़ और बहुत डिटेल किस्म की चीज़ आपको बहुत छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम के अंदर एक खुलासा पेश कर दिया उसका। वो इसलिए कि इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैं अभी यहाँ पे जा भी नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको सारी बात बता दी ज़रूर, क्योंकि आपको ये पता हो कि प्रोसेसेस और टाइम फ्रेम्स किस तरह के हैं। जो टाइम फ्रेम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये जो कंसेंट ऑर्डर आने में या रिकंसिडरेशन होने में, सारा कुछ जब आप जुडिशियल रिव्यू में चले जाते हैं तो उसमें 2-3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इसी प्रोसेस के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो आगे से अपना फैसला वापस लेते हैं और उन्हें रिकंसिडर करना है, अक्सर वो 3 महीने से ज़्यादा भी टाइम लगा देते हैं। सो वो आपको फिर देखना पड़ेगा, उनको बार बार पुश करना पड़ता है, ट्रेजरी सोलिसिटर्स को भी लिखते हैं, होम ऑफिस को भी लिखते हैं, और फिर इवेंचुअली आपको उसका जवाब आ जाता है। सो आपको मैं यही कहूँगा कि जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है अपना एविडेंस देखें, उसके मुताबिक डिसाइड करें कि आपका चैलेंज करना बनता है कि नहीं। कई दफ़ा होता है कि आपने एप्लीकेशन में वो एविडेंस नहीं लगाया जो कि उसमें जीतने के लिए ज़रूरी है, तो बेहतर होता है कि आप उसको चैलेंज करने के बजाय एक नई एप्लीकेशन डाल दें, प्रॉपर एविडेंस लगा के, सही तरीके से उसको तैयार करा के। सो दोनों चीज़ों में से जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको देख लीजिएगा और फिर फैसला कीजिएगा। ऑलराइट जी नाज़रीन, अब एक और ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने सवाल जवाब दोबारा शुरू करेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं और सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। हेलो जी वालेकुम जी, मुझे आपसे ये 7 ईयर के बिहाफी क्वेश्चन पूछना है। हम लोगों ने अपना केस जमा कराया था ना 2012 आफ्टर 9th of July और दिसंबर से पहले जी। तो उस वक्त मेरे बच्चे को 7 साल हुए थे और अभी 9.5 साल हो गए मुझे, मेरे बच्चे को जो हम आए थे पाकिस्तान से, और मेरे हस्बैंड को अभी 12 साल हो गए हैं। और हमारा केस 2 साल चलने के बाद आखिर उन्होंने जो ही कंसर्न, ये जो अभी आप सारा बता रहे थे, होते होते हमें अपील राइट अब मिला है जो हमारा जुलाई में है। तो मुझे ये पूछना है कि जो मेरा बच्चा साथ मेरे आया था उस 4 साल का था और अभी 14-15 साल का है, जुलाई में 15 साल का हो जाएगा वो। एक तो मुझे ये पूछना है कि मैं क्या सोशल वर्कर रिपोर्ट्स ये सारी चीजें लगाऊं, और जो मैंने यहाँ कोई कोर्स किए हुए हैं मैं अपने को भी हाईलाइट करूं या नहीं, या फिर सिर्फ बच्चों का ही जो प्रोग्रेस है। और मेरा दूसरा बच्चा जो इधर पैदा हुआ है वो 6.5 साल का है और तीसरा जो है 5 साल का, और मेरे हस्बैंड को भी 12 साल हो गए। तो मुझे आप बता देंगे कि मैं क्या क्या चीजें उसकी हाईलाइट ज्यादा करूँ, सोशल वर्कर रिपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरा वकील कहता नहीं इस ओके कोई बात नहीं। मैं एमपी के पास गई, उसने मुझे लेटर नहीं दिया कि मैं अपनी ये सारी फाइल्स में लगाऊं, ये सब कुछ करूं। मेरे कितने चांस बन सकते हैं, क्योंकि उसका नेक्स्ट ईयर जीसीएस स्टार्ट है। ओके चले मैं बताता हूँ। आपका बच्चा 4 साल का था जब वो यहाँ पर आया, अब उसको यहाँ पे रहते हुए 9, 9.5 साल, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ये बहुत एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है उस बच्चे के लिए जो सिर्फ 4 साल का था।
आपने उसका जो एविडेंस लगाना है, मैं अभी उसकी तरफ आता हूं, लेकिन ये याद रखिए कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि जी बच्चे को 7 साल से ज़्यादा हो गया एंड इट इज़ अनरीजनेबल कि उसको यहाँ से निकाला जाए। ये एक पॉइंट, अपना फोकल पॉइंट आपने फोकस सारे का सारा इस चीज़ पे रखना है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी केस के अंदर हो रहा है वो सब कुछ साइड पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चा यहाँ पर आया 4 साल का, उसने जो टाइम यहाँ पे गुजारा, क्या ये रीजनेबल है कि उसको यहाँ से अब निकाला जाए। अब इसका जो आपका जवाब बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो आपने लगाया। मेरे पास आज सुबह एक क्लाइंट आए, उनका केस रिफ्यूज हुआ, वो उनके बच्चे को यहाँ पे 11 साल हो चुके हैं और उसको रिफ्यूज कर दिया गया इस वजह से कि उन्होंने कोई उसमें अपना एविडेंस ही नहीं लगाया। अब वो इंडिया से फैमिली हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने आके अपना सारा कुछ वो करते रहे, जो कुछ भी वो करते रहे उन्होंने करना था। उन्होंने जब एप्लीकेशन डाली तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई और ये 2013 में उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, रिफ्यूज़ हुई। उनको अपील का राइट नहीं मिला, जुडिशियल रिव्यू में गए, जुडिशियल रिव्यू से उनका कंसेंट ऑर्डर हो गया, उन्होंने फिर दोबारा रिकंसिडर किया, फिर रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ करने के बाद फिर वो आगे कोर्ट में गए, इमिग्रेशन जज के सामने उनको अपील का राइट मिला, इमिग्रेशन जज के सामने रिफ्यूज़ हो गया, फिर लीव टू अपील एप्लीकेशन की, वो रिफ्यूज़ हो गई, डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल में गए, वो रिफ्यूज़ हो गई, और अब कोर्ट ऑफ अपील में किया, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। जब मैंने उनका केस देखा, अगर आप फैक्ट्स को देखें तो फैक्ट्स ये कहते हैं कि बच्चे को 11 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए, वो भी 3-4 साल का था जब वो यहाँ पर आया था, अब वो भी मेरा ख्याल है 15 साल का हो चुका। अब कहने का मकसद ये कि जब आप उस एविडेंस को देखते हैं, केस को, फैक्ट्स को देखें, तो ये रिफ्यूज होना अनहोनी चीज लगती कि कैसे रिफ्यूज हो सकता है, लेकिन जब उसका एविडेंस देखा गया तो उसमें एविडेंस था ही कुछ नहीं। उन्होंने कोई चीज नहीं, कोई सोशल सर्विसेज की तरफ से रिपोर्ट नहीं थी, कोई हेड टीचर्स की तरफ से। अब वो टीचर्स की तरफ से लेटर क्या लगा हुआ, 2 लाइनों का लेटर कि इस बच्चे ने फलानी डेट से फलानी डेट तक ये स्कूल ज्वाइन किया था और इसकी अटेंडेंस ठीक रही थी। ये क्या बात हुई? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं बनती। आपका ये पॉइंट इन डिस्प्यूट नहीं है कि क्या बच्चे ने इस डेट से इस डेट तक स्कूल अटेंड किया। पॉइंट जो डिस्प्यूटेड है वो ये है कि क्या ये बच्चा इतना सेटल हो चुका है कि इसको यहां से निकालना ज्यादती होगी, अनरीजनेबलनेस होगी। अब यही केस अगर एक डिफरेंट तरीके से तैयार किया गया होता तो कहां से कहां पहुंच सकता था। इनको अभी तक स्टेटस मिल चुका होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपके केस के अंदर यही चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एविडेंस स्ट्रॉन्ग तैयार करें। आपने पूछा कि आपने अपने कोई डिप्लोमास किए, आपने कोई और कोर्सेज वगैरह किए, उनको लगाने की जरूरत है, वो भी जरूर लगाइए, बिकॉज सेक्शन 117B जो आया है, जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 का सेक्शन है, उसके अंदर इंटीग्रेशन की बात होती है। इंटीग्रेशन में क्या आता है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप कोई काम कर सकते हैं, क्या आपको अगर स्टेटस दिया जाए तो आप इस सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं या ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई एम सरप्राइज कि आपके वकील ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने बच्चे के स्कूल्स में जाके, मैं जो चीज़ करता हूं अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं उनके टीचर्स को लेटर्स लिखता हूं और उनको वहां से कहता हूं कि जी मुझे आप इन सवालों के जवाब दीजिए बेस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट दिस चाइल्ड। अब एक हेड टीचर अगर एक बच्चे को पिछले 7-8 साल से जानता है या जानती है तो वो उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें एक डिटेल्ड आगे से रिप्लाई आती है उसकी, जिसको हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं जाके। उसी तरह से आपकी सोशल सर्विसेज की जो रिपोर्ट है वो क्या है, आपने एक सोशल वर्कर को इन्वॉल्व किया, उसे इन्वाइट किया अपने घर में कि आओ आके मेरे बच्चे को मिलो, इससे बात करो, इसके स्कूल में जाके देखो, इसके फ्रेंड्स को देखो, इसकी सोशल लाइफ देखो, इसके लिंग्विस्टिक एबिलिटी देखो, इसके एकेडमिक्स को देखो, इसकी लाइफ में जो आगे स्टेजेस आ रही हैं उनको देखो। आपने बताया कि अगले साल उसके एक इंपॉर्टेंट एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट स्टेज आने वाली है। ये सारे फैक्टर्स आपके एविडेंस का हिस्सा होंगे तो बात बनेगी। सिर्फ ये कह देना कि जी मेरा बच्चा यहाँ पे 10 साल से रह रहा है इज नॉट इनफ। आपको उस 10 साल का जो एविडेंस देना है वो ये भी नहीं देना कि वो 10 साल से रह रहा है, आपने एविडेंस ये देना है कि वो कितना इंटीग्रेट हो चुका है, कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है इसी सिस्टम में रहना, अदरवाइज उसके बेस्ट इंटरेस्ट खतरे में रहेंगे। ये सारी चीजें आती हैं जिसके ऊपर आप एविडेंस लगाते हैं। फिर आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप कोई एक्सपर्ट एविडेंस वापस अपनी कंट्री से भी लगाइए। आप उसके अंदर बताइए कि ये बच्चा जब वहां पे जाएगा तो किस तरह की स्कूलिंग इसको मिलेगी, इसको किस तरह की सोशल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की लैंग्वेज डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, किस तरह के इसके फ्रेंड्स के साथ इसका एक बड़ा अच्छा एक चल रहा है, यहाँ सेटअप चल रहा है। हो सकता है वो कोई ड्रामेटिक्स में इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, हो सकता है किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है। अब वो चीज अगर आप उसके निकाल देते हैं लाइफ में से तो उस बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है। ये इस तरह की बातें होती हैं जिनके ऊपर एक केस तैयार किए जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत शदीद चिढ़ होती है जब कोई मुझसे आके पूछता है अच्छा जी इस केस के अंदर ये स्टैंडर्ड केस है जी, इसमें क्या करना है, आपकी फीस कितनी होगी। आई कांट टेल, क्योंकि हमें जब काम करना होता है
हर केस डिफरेंट होता है। आपके बच्चा, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन, आपके फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें हर फैमिली की डिफरेंट होती हैं। सो आपको अपनी फैमिली के मुताबिक, अपने बच्चे के मुताबिक, उसके सराउंडिंग्स के मुताबिक सारा एविडेंस जमा करना है। सो मैं तो आपके वकील साहब से बहुत इख्तलाफ करूंगा इस चीज़ में कि जो ये कहेंगे कि अच्छा जी किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी कि उसने यहाँ पे 10 साल गुजार लिए। दैट इज़ नॉट इनफ। आपको उसका पूरा पूरा एविडेंस लगाना पड़ेगा। बिकॉज आप जब भी जज का डिसीजन उठा के देखें, कोई भी आप डिसीजन उठा के देखें, कोर्ट ऑफ अपील का हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एविडेंस सबमिटेड। कि जज जब कहेगा, अब आज जो मैं केस पढ़ रहा था उसका जो डिसीजन था, आखिरी लाइन उसमें ये लिखी हुई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस सबमिटेड हम नहीं मानते कि बच्चे के लिए अनरीजनेबल है कि वापस जाके अपनी कंट्री में अपने माँ बाप के साथ रहे। हालांकि उसको 10 साल हो गए थे, 11 साल हो गए थे। सो ये एविडेंस की बात थी सिर्फ। अब जो आज क्लाइंट आए थे उनको मैंने यही कहा कि जी बेहतरीन तो आपके लिए ये कि आप एक नई एप्लीकेशन करें, सारा एविडेंस नए सिरे से तैयार करें और उसकी बेस पे आप फिर केस करें, तब जाके आपका केस होगा। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपना एविडेंस देखिए सारा कुछ, उसके अंदर क्या क्या बनता है। अब आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि आपके पास अपील का राइट आ गया है। आपने कोर्ट में जाना है, इमिग्रेशन जज के सामने आप जाके अपना केस प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले, ये जुलाई आने से पहले या जून में जब भी आपने बताया कि आपकी हियरिंग है, उससे पहले आपको तमाम ये एविडेंस अपना इकट्ठा करना है। उसमें जो जो चीजें आप उसके बारे में लगा सकते हैं वो सब कुछ लगाइए। पॉइंट, फोकल पॉइंट जो आपका सिर्फ है वो ये है कि इस बच्चे के लिए इट इज अनरीजनेबल कि उसको अब यहां से निकाला जाए। उसकी पूरी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज आपने प्रूव करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी जी बात की। और मैंने इतना डिटेल में इसलिए बता दिया कि मुझे पता है कि बेतहाशा लोग सुनने वाले इसी तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें और फिर इस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करें और प्रिपेयर करें ताकि आपको इस पर स्टेटस तो ज़रूर मिल सके। ठीक है नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप अगर मुझे ईमेल करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो तो मैं कोशिश करूंगा ज़रूर आंसर करूं। अब मेरा ख्याल है हमारे पास एक कॉल का टाइम रह गया है, एक और कॉल ले लेते हैं इससे पहले कि हमारे आज का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो। जी हेलो। हेलो, गुड इवनिंग बुखारी साहब, कैसे है सब? बस जी बिल्कुल ठीक ठाक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम दोनों, मेरी वाइफ और मैं इंडेफिनिट पे हूँ सर। 2 ईयर से इंडेफिनिट मिलके वी आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट माय वाइफ। एक कंडीशन पूछना, पता करना था आपसे सर। इफ शी इज आउटसाइड कंट्री मोर देन 90 days, कैन शी अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन? ओके। और क्या है बोलते सर, उनकी पासपोर्ट पे उनकी सेकंड नेम, मेरी सेकंड नेम नहीं है, उनकी सेकंड नेम ही है। क्या है? इफ यू वांट टू चेक, नहीं उनकी पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट पे उनकी ओरिजिनल सेकंड नेम है, फैमिली नेम। अच्छा। अभी चेंज हुआ नहीं मेरी सेकंड नेम पे। ओके। मेरी सेकंड नेम को क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा मिसटाइप करेक्शन करना पड़ेगा मेरी सेकंड नेम को। ओके। अगर मैं उनकी अभी अप्लाई करना है तो उनकी सेकंड, ओरिजिनल सेकंड नेम पे ही पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आपने दोनों ने अब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है ना? नहीं, अभी तो मेरी वाइफ के नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना है सर। वाइफ के लिए नेचुरलाइजेशन अप्लाई करनी है। ओके, आई थॉट आप इंडेफिनिट पे हैं और उनकी अभी नहीं हुई इंडेफिनिट, बट उनकी भी हो गई है। डेफिनेट भी है सर। ओके फाइन। और आपका क्वेश्चन वो 90 days वाला है और ये दूसरा वाला। चले मैं बताता हूँ जी। जी सर जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरी सेकंड नेम क्या है बोलते, वो मिक्सअप हो गया इंडिया में। अभी मैं एक करेक्शन करने के लिए इंडिया जाके करना पड़ेगा। ओके। अगर मैं मेरी वाइफ का करेक्ट सेकंड नेम आने के लिए रहना है तो मैं वेट करना पड़ेगा, मेरी सेकंड नेम करेक्ट करने के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा उनकी नेचुरलाइजेशन, नहीं तो अभी करके बाद में चेंज कर ले सकते सर। ओके चलो मैं बताता हूँ जी। देखिए सबसे पहला आपका सवाल जो था नेचुरलाइजेशन के बारे में कि अगर 90 days से बाहर रहते हैं ज़्यादा तो क्या नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो वो नहीं कर सकती। क्योंकि जो रूल्स कहते हैं नेचुरलाइजेशन के बारे में वो सिंपली ये कहते हैं, चाहे आप 5 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हो या आप 3 years की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर लास्ट 12 months में आपने 90 days से ज़्यादा यूके से बाहर गुजारा है तो आपकी नेचुरलाइजेशन नहीं होगी, उसको वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा कि आपका 90 days से ज़्यादा का गैप ना आए। नंबर 1। अब नंबर 2 जो आपने पूछा, मैं आपका समझ रहा हूँ कि जो आपने सर नेम की बात की या सेकंड नेम आप कह रहे हैं, अब वो मिडिल नेम भी हो सकता है, सर नेम भी हो सकता है। सो अगर आपके सर नेम का कोई मसला है तो उसको आप पहले रिजॉल्व कर लीजिए, रिजॉल्व करके उसके बाद आप अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप कहते हैं किसी वजह से आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप पहले अपना नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जिस नाम पे वो चलती आ रही हैं, जिस तरह से उनका चलता आ रहा है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो इशू विद दैट। यहाँ पे इस कंट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि अगर शादी होगी तो वाइफ के नाम को हस्बैंड के नाम के साथ ही होना चाहिए, अदरवाइज उसको वैलिड नहीं करार दिया जाएगा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में अक्सर कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ नहीं
नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी वाइफ का नाम कुछ भी चल रहा है, चाहे उसका सरनेम 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर वही चलता आ रहा है तो आप उसी को लेके चलेंगे, आप उसी के बेस पे नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर लीजिए। कल को जब आप उसको चेंज कराते हैं, कोई डिफरेंट चीज आती है, तो आप अपने चेंज ऑफ नेम डीड साथ लगा सकते हैं, अपने वो डीड पोल साथ लगा के उसकी बेस पे आपका सारा कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। सो आपकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों चीजें सक्सेसफुली कर सकते हैं। सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें कि आप पहले एप्लीकेशन कर देते हैं उसी नाम के ऊपर और कल को सारा कुछ चेंज कराते हैं, वहां पे आपका प्रोसेस लंबा इसलिए हो जाता है कि एक तो आप डीड पोल करा के पहले अपना वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट पे चेंज कराएंगे नाम, फिर आप अपने वो पासपोर्ट पे चेंज कराएंगे, फिर अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह पे चेंज कराएंगे, फिर हर जगह जाके चेंज कराएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप अभी सब कुछ करा के आप अभी अप्लाई करें, जो सही नाम जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं वही चेंज ऑफ नेम डीड पोल लगा के, और उसकी बेस पे आपकी नेचुरलाइजेशन हो जाएगी अगर आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। जो आपने बताया कि आपको इंडिया से जाके उसको ठीक कराना होगा, वो भी आप करा सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। अगर आप उसको नहीं ठीक कराना चाहते, अगर वो सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, तो फिर कल को आप ठीक करा के फिर अपना सारा प्रोसेस चेंज करा लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन चेंज करा लेते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। मुझे तो हमेशा लगता है कि प्रोग्राम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, और ख़ासतौर पे जब से हमारी ये 2 ब्रेक्स शुरू हुई हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। वह इन एनी इवेंट टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इंशाल्लाह कल इल्फर्ट में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को साउथ हॉल में मुलाकात होगी, और इस थर्सडे को मैनचेस्टर की बजाय बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू मोस्ट वेलकम, हम बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।